वे सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब। सिचुएशन वाक़ई बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और जिस मुद्दे पे बातचीत हो रही है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत मुझे लगा महसूस हुई और इसलिए रात बिना किसी इन्फॉर्मेशन के मैं लाइव आया और पहले से कोई इत्तला भी नहीं दी थी आप सब दोस्तों को। लेकिन हालात वाकई देश के बहुत ख़राब होने वाले हैं। ये कोई आज का खेल नहीं है या कोई 2 दिन का या 4 दिन का या इन 2 सालों का या इन 6 सालों का नहीं है जो जिसमें ये सरकार मौजूदा सरकार अपने ऊपर राज कर रही है। लेकिन ये खेल इससे बहुत पुराना है। जिसके पास पैसा हो जाता है वो अपना अधिकार जताना ही चाहता है, वो मतलब कब्जा करना ही चाहता है, ताकत को हथियाना ही चाहता है और राज करना ही चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतने माड़े हालात हो जाएंगे और इस तरह से एक फर्जी बीमारी को ला करके लोगों को इस तरह से गुलाम करने का षड्यंत्र रचा जाएगा, ये वाकई बहुत खतरनाक है। आप इस पूरे प्रकरण को गौर से देखने की कोशिश पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, या फिर आप कर रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। एकमात्र लक्ष्य क्या रहा है पिछले 7 सालों में सरकारों का? जब ये फर्जी बीमारी नहीं आई थी मार्च 2020 से पहले, मार्च 2020 से पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था -24.5% पे जा चुकी थी। ऑलरेडी हमारा देश बर्बादी की कगार पे खड़ा था। लेकिन उस वक्त भी हम सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे थे। आज तो आज तो नौकरियां भी नहीं हैं, कोई उद्योग नहीं चल रहा, हर किसी का जीना मुहाल हो रखा है। आज भी हम लोग सरकारों से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ये कितना कमाल का इशू है। एक ऐसा इस तरह का षड्यंत्र और प्रपंच रचा सरकारों ने कि आपका पैसा किसी भी तरह से 2 जगह चला जाए, या तो बैंकों के अंदर चला जाए या फिर वो चला जाए बड़े उद्योगपतियों के पास, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास। आपका पैसा आपके गांव में, आपके आसपास सर्कुलेट ना करे, इसका पूरा इंतजाम किया इन सरकारों ने। और आपको ये चालें समझ में नहीं आई, चाहे वो प्रॉपर्टी के नाम पर हो, चाहे वो ब्रांड के नाम पर हो, चाहे वो दिखावे के नाम पर हो, लाइफस्टाइल के नाम पर हो, किसी भी तरह से गाड़ियां हो, पेट्रोल हो, आपकी ब्रांड हो बड़े बड़े, उन सब का एकमात्र मकसद था कि गांव का पैसा किसी भी तरह से शहर के बड़े बड़े मोटे लाला सेठों के पास चला जाए और आप आपस में वो जो जिंदगी जिया करते थे एक दूसरे के सहयोग से, वो ना जी पाओ। जिंदगी के लिए बहुत जरूरी पैसा कर दिया, नौकरी कर दी। इस चक्कर में किसान ने अपनी औलाद को अपने से दूर भेजना शुरू कर दिया। इस चक्कर में उसने अपने आसपास स्कूल खोलने के लिए कभी भी आवाज नहीं उठाई, बल्कि अपने बच्चे को ही गांव से शहर भेजना शुरू कर दिया। जब इन लोगों ने देखा कि किसान का बच्चा तो बहुत ज्यादा पढ़ने लग गया है, हक मांगने लग गया है, वो सारी बातें समझने लग गया है, तो फिर इस पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया। उसके बाद उसका हिस्सा जो है उधर से किसान को कर्जदार बना दिया, छोटे छोटे। आप देखिए 20 लाख रुपया उसके 1 एकड़ की जमीन की वैल्यू है, लेकिन उसको किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर 5 लाख रुपए में गिरवी रख लिया। छोटे छोटे जमींदारों को ट्रैक्टर दे दिए, छोटे छोटे जमींदार, और उधर से डीजल महंगा कर दिया। वो कर्जा ना उतार पाए, इसीलिए उनको इस तरीके से बना दिया कि वो उनको एमएसपी भी नहीं दी, कम से कम उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिल जाए। यहां से बर्बाद करना दूसरी बात है। उसके बाद जब ये देखने लगी सरकारें कि किसान के बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो फिर इस प्रपंच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने देखा कि अब इधर से जमीन काबू करनी है, उधर से बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करनी है, तो वो कंपनियां बंद कर दी। आपको बहुत ज्यादा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ये कोई छोटा खेल नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे लगता है कि इस वक्त और मुझे गालियां खानी पड़ेंगी अभी, ताकि आने वाले 6 महीनों में जब आपको समझ में आए तब तक सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी हो। आप लोगों के बीच जो नफरत का माहौल बनाया है
चाहे जातियों के नाम पर बनाया हो, चाहे धर्म के नाम पर बनाया हो, ये बड़ा सोच समझ कर बनाया है, चाहे पैसे के नाम पर बनाया हो। एकता के साथ हम लोग रहते थे, इकट्ठे हम लोग रहते थे तो बचे रहते थे। आज जिस तरह से हम लोग अलग थलग पड़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता अब हम बचेंगे। आपको मालूम है 1800 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने जारी किए हैं अभी अभी, कल ही परसों की खबर है ये। किस लिए? नई जेलें बन रही हैं। जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनके लिए, जो इनका ये फर्जी टीका नहीं लगवाएंगे उनके लिए नई जेल बन रही है। जिस प्रकार से हिटलर अपने विरोधियों के लिए जेल बनाया करता था, वैसे बन रही है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने धमकी दी है अपने लोगों को कि जो लोग ये टीका नहीं लगवाएंगे उनको जेल होगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और धड़ाधड़ लगवाए जा रहे हैं। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। वो आदमी जो अपने ही लोगों को, 2000 लोगों को, 2500 लोगों को चलती हुई ट्रेन में जिंदा जला दे, वो आदमी जिसकी कुर्सी लाशों के ढेर पर रखी हो, वो आदमी जो 24 घंटे झूठ बोलता है, उस मीडिया के सहारे जो 24 घंटे झूठ बोलता है, आपको लगता है वो आपकी सेहत के लिए कुछ करेगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलतफहमी में हैं। मुझे अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद होती हुई साफ साफ नजर आ रही है। आपको नजर नहीं आ रही है क्या? घरों के अंदर पड़े बच्चे कितने ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, वो किस तरह से पॉर्न साइट्स के साथ अटैच हो रहे हैं, वो किस तरह से मोबाइल गेम के साथ अटैच हो रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है क्या? पढ़ाई के नाम पर किस तरह बर्बादी हो रही है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है। और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। अरे कम से कम अपने जिलाधीश को, अपने डीसी को चिट्ठी ही लिख दो, एडिशनल चीफ कमिश्नर के नाम पे कमिश्नर के नाम चिट्ठी लिख दो, चीफ सेक्रेटरी के नाम चिट्ठी लिख दो, एसीएस के नाम चिट्ठी लिख दो कि ये स्कूल खोले जाएं। अपने देश के अंदर लगभग 15-20 लाख बच्चा हर साल मरता है मालन्यूट्रिशन की वजह से और इलाज ना मिलने की वजह से। इस बार इन्होंने जो तीसरी वेव का जो बहाना बनाया हुआ है, ये उन मौतों को इस बीमारी का नाम देने वाले हैं और आप सच मान लोगे। मतलब कमाल की बात यह है कि हम सच मान लेंगे। गांव के लोगों को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। 7 महीने से किसान बैठा हुआ है बॉर्डरों पे, और वो लोग जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो सस्ता अनाज लेते हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि वो तुम्हारी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। जो 40% नौकरियां खेती के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो उनकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। स्कूल बर्बाद कर दिए, स्कूलों की जमीन सरकार अपने नाम कर रही है। जिस प्रकार से सारे के सारे सरकारी संस्थान बेच दिए, वैसे ही ये लोग ये भी बिकेंगे। 10 लाख करोड़ उन बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया, किसान का कर्जा माफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जमीनें नहीं हथिया सकते। अगर किसान का कर्जा माफ कर दिया तो उनके ऊपर तो उनको कनेक्शन भी नहीं देंगे बिजली के, और अगर वो उसका इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी इतना भारी ठोक देंगे कि उनका पैसा सारा कुछ निकल जाए। जेब से निकाल करके पैसा उन बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब भरनी है, क्योंकि बिजली तो प्राइवेटाइज करनी है। तो वो पैसा कहां जाएगा? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे जाएगा, यानी उन्हीं लोगों के पास पैसा जाएगा। बैंक में भी जाएगा तो भी उन्हीं लोगों के पास जाएगा, अगर बिजली कंपनियों के पास जाएगा तो भी उन्हीं लोगों के पास जाएगा, गैस कंपनी के पास जाएगा तो भी उन्हीं लोगों के पास जाएगा। आने वाले वक्त में पानी को भी खरीदना पड़े, अब ऑब्वियसली खरीद भी रहे हैं हम लोग, पानी का बिल दे ही रहे हैं, पीने के पानी का भी। शहरों में जो रहने वाले लोग हैं, गांव वाले भी लग जाएंगे थोड़े दिनों में। आपको शायद मालूम नहीं है कि गैस नहीं मिलेगी आपको आने वाले वक्त में, अगर ये टीका नहीं लगवाएंगे तो। आपको मेट्रो में नहीं जाने दिया जाएगा, आपको बसों में नहीं जाने दिया जाएगा, आपको सरकारी किसी डिपार्टमेंट में नहीं जाने दिया जाएगा, आपको किसी भी सुविधा का लाभ नहीं लेने देंगे अगर ये टीका नहीं लगवाओगे तो। और टीका लगवाओगे तो आप कंट्रोल कर दिए जाओगे। आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले कुछ लोगों को, अगर आपको नहीं कोई डाउट है तो आप मेरे मैसेंजर पे या मेरे व्हाट्सएप पे मांग लीजिए, मैं आपको वो वीडियोस दिखा दूंगा जब वो टीका लगने के 2 दिन के अंदर अंदर उनकी बॉडी के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट तब तक नहीं आएगा जब तक बॉडी के अंदर कोई करंट पास नहीं होगा। तो ऐसा कौन सी चीज जो है इस टीके के अंदर कि आपकी बॉडी मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ आ रही है, आपको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, आपके क्लॉट्स बन रहे हैं, आप बीमार हो रहे हो, लकवा मार रहा है। हमारे ऊपर टेस्टिंग हो रही है,
ट्रायल चल रहा है, सारी कंपनियां अपनी आरटीआई में बता चुकी हैं कि अभी ट्रायल चल रहा है, और फिर भी धड़ाधड़ पागलों की तरह लगवाए जा रहे हैं। ये जो भर्तियां निकली हैं, आपको क्या लगता है कि आपको भर्ती करने के लिए ये लोगों ने भर्तियां निकाली हैं, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाली हैं? ये आप लोगों को टीके ठोकने के लिए, आपकी पूरी जवान पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए लगाए हैं। जो सरकार लोगों के लिए है ही नहीं, उस सरकार के किसी फरमान को मान क्यों रहे हैं हम? जबरदस्ती के फरमान लागू किए हुए हैं। हमारा पैसा, हमारे संसाधन, हमारी जमीनें, हमारी जिंदगी और कंट्रोल ये लोग करेंगे। हम लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हम आजाद भारत में रहते हैं, और ये गुलामी वाली फीलिंग आपको नहीं समझ आ रही। मैं तो शुक्रगुजार हूं इस किसान आंदोलन को लीड करने वाले उन नेताओं का, और वहां बैठे हुए हर उस आदमी का, और उसको समर्थन देने वाले हर इंसान का, जो इस देश को गुलाम होने से बचा रहा है। आपको शायद मालूम नहीं है, आसाम के अंदर सेना उतर आई है टीका लगवाने के लिए। सेना आने वाले वक्त में अगर ये किसान नहीं बैठे होंगे तो आप लोगों के ऊपर भी जबरदस्ती यही काम होने वाला है। अगर अभी भी बचेंगे, अगर अभी भी बचना है, तो एकमात्र रास्ता है बड़े व्यापक स्तर पर असहयोग आंदोलन, व्यापक स्तर पर इनकी हर उस आदेश की अवहेलना। अपने स्कूलों को अपने आप खोल लो, गांव की पंचायतों को साफ साफ फरमान जारी कर दिया जाए कि सरकार के नाम जमीन ट्रांसफर ना करे, स्कूलों की, उनके बिजली घरों की, सरकारी अस्पतालों की, जो डंगरों के अस्पताल हमारे गांव में बने हुए हैं, अदरवाइज आने वाले समय में वो सब बिकेंगे। जिसने छोटे लोन लिए हुए हैं वो तो या तो मरेंगे या उनकी जमीनें बिकेंगी। आप इस चाल को समझिए। ये लोग केवल और केवल आपको बर्बाद करने के लिए खड़े हैं। अगर आपको इनकी चालें नहीं समझ में आ रही तो मुझे लगता है कि फिर हमें लोगों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग अंधभक्ति में इस तरह से डूबे हुए हैं कि वो ये सुनने को तैयार नहीं है कि इस आदमी ने देश को बर्बाद कर दिया है और आगे भी कर रहा है। इतना क्रिमिनलाइजेशन होता है क्या देश का? जो लोग बलात्कार के केस में अंदर बैठे थे उनको तो बाहर छोड़ रहे हैं, और जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं उनके लिए नई जेलें तैयार हो रही हैं। भारत सरकार की आरटीआई, भारत सरकार ने जवाब दिया है कि ये टीका जो है ये स्वैच्छिक है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर हर चीज के अंदर इसको क्यों घुसाया जा रहा है? आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे? आप क्यों डीसी को चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं? आप लिखिए, अपनी वॉल पर बोलिए। किसी की नौकरी नहीं बचने वाली है, सब मरेंगे। बैंक कोलैप्स होने वाले हैं। बैंकों में किसी का पैसा है तो वहां से निकलवा करके अपने सोने चांदी में इन्वेस्ट कर लीजिए, अपने घरों में वो चीज रख लीजिए जो खत्म ना हो। आपके घरों में घुसकर मारने वाले हैं ये लोग। और मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ, यकीन के साथ कह रहा हूं कि ये एहसास आप लोगों को भी है कि ये घरों में घुसकर मारेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को एहसास नहीं है कितनी जबरदस्ती हो रही है। आप देखिए, नौकरी पेशा लोगों को जबरदस्ती कह रहे हैं कि टीका लगवाओ। हम जब उन लोगों से बोलते हैं, मेरे पास फोन आया कि भैया टीका लगाने के लिए मेरा बॉस जबरदस्ती कर रहा है, मैंने कहा कुछ मत करो, उस बॉस को एक मेल लिख दो, एक चिट्ठी लिख दो कि अगर इसका कोई साइड इफेक्ट होता है तो जिम्मेदार कौन होगा, जबकि हमें यह मालूम है कि ये ट्रायल पे चल रहा है। और जब वो चिट्ठी लिखता है अपने बॉस को कि इसका जिम्मेदार कौन होगा, तो उसके बाद बॉस कहना बंद कर देता है कि टीका लगवा लो। लेकिन वो ऊपर जरूर चिट्ठी भेजता है। उन लोगों को पॉइंट किया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं। अभी अभी हरियाणा सरकार ने एक आदेश जारी किया था अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, कि अपने जो डीपीआरओज हैं उनको, कि जो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं और बोल रहे हैं उनकी सूची दो हमको। जो चैनल्स, जो मीडिया चैनल्स, जो छोटे चैनल्स, सबका गला घोटने वाले हैं ये लोग। आपके लिए आवाज उठाने वाले लोगों को ये मारने वाले हैं। सड़क पर कोई ट्रक वाला उड़ा जाता है हम जैसे लोगों को, या फिर ये पकड़ के जेल में बंद कर दे और आपके पास लाइव या कोई खबर भी ना पहुंचे, तो मुझे तो लगता है कोई समर्थन करने के लिए भी नहीं आएगा फिर तो। लेकिन ये इसलिए नहीं लगे हुए हम कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि हमें अपनी औलादों की जिंदगियां बर्बाद होती हुई साफ साफ नजर आ रही हैं। 1.5 करोड़ बच्चा 12वीं करता है हर साल, 1.5 करोड़ बच्चा, और लगभग इतने ही बच्चे, इससे ज्यादा बच्चे छोटी क्लासेस में हैं।
12वीं क्लास तक अगर 15 क्लासेस मान ली जाएं तो आप मान के चलिए कि करीब करीब 20 करोड़ बच्चा स्कूलों में है। आने वाले पिछले 2 सालों में और आने वाले 2 सालों में और आप देखिए 30 करोड़ जनता पॉपुलेशन को ये कितना बेवकूफ, अंधा और निकम्मा बना चुके होंगे। उधर से उनके मां बाप की नौकरी छीन करके उनको कितना अपाहिज बना चुके होंगे। 85 करोड़ लोगों को घरों में 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा देंगे, जिस प्रकार से पहले बैंकों में लगाया था। हमारा पैसा था, उसको लेने के लिए हमें बैंकों में लाइन में लगा दिया और पुलिस वाले लठ मार रहे थे और हम लोग चुप थे। उसके बाद चाहे फास्टैग की लाइन लगी हो, चाहे दवाइयों की लगी हो, चाहे टीका लगाने वाले की लगी हो, चाहे बेड अस्पतालों में बेड की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, आपको लाइनों में लगा के रखा है पिछले 7 सालों से और हमें समझ में नहीं आ रहा है। आज भी अगर आपको यह लगता है कि यह आपके लिए कुछ करने वाला है तो आपकी गलत फहमी है। हम बार बार चेता रहे हैं, हर उस खबर से आपको बता रहे हैं कि यह करने वाला है। मैं अपनी वॉल पर दिन में 10 बार लिखता हूं। कई लोग तो कहते हैं इरिटेट हो जाते हैं हम आपकी खबरों से। अरे भैया, मेरी को कौन सा क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आपसे रिलेटेड खबर को शेयर कर रहा हूं। मैं तो यह बता रहा हूं कि नई जेलें बन रही हैं। मैं तो यह बता रहा हूं कि 12 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। मैं तो यह बता रहा हूं कि सारी छोटी इंडस्ट्री बंद होने वाली है, सिर्फ बड़े घाघ बचेंगे, सिर्फ मुर्गे बचेंगे। वो किसान आंदोलन बचाए हुए है आपको। अगर ये नहीं चल रहा होता तो आज हम लोग इस तरह से प्रोग्राम हो चुके होते कि एक सायरन बजे और सब घरों में दुबक कर भाग जाए। और अभी भी हम लोग इसी दशा में हैं कि आज अगर पुलिस वाले, मैं सड़क के ऊपर देखता हूं कितने गुलाम मानसिकता के लोग 24 घंटे उस मुंह के आगे वो मास्क लगाए रहते हैं जो उनको रोज बीमार कर रहा है। 1.5 साल होने को है और आप लोग वो मास्क लगा के घूम रहे हो। आप लगातार बीमार हो रहे हो, आपका इम्यून सिस्टम खत्म होता जा रहा है, आप बीमार होते जा रहे हो, आपको किया जा रहा है। अदरवाइज एक ऐसे डर के अंदर जो 24 घंटे आपके दिमाग पर हावी रहे, उससे आप खुद आरटीआई में वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। मैं अभी आरटीआई पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, वहां पे भारत सरकार ये कह रही है कि हमारे पास ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जो ये कहती है कि मास्क किसी भी बीमारी से बचा रहा है हमारे को। उल्टा मास्क से बीमार होते हैं हम लोग और हम पूछ नहीं रहे हैं, हम सवाल नहीं कर रहे हैं किसी से। कल मुझे एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, मैं अकेला अपनी गाड़ी में। उसके 2 दिन पहले मैं करनाल से, यशस्वी की बर्थडे पर जब हम लोग करनाल से वापस आ रहे थे उनको मैं छोड़ने के लिए, तो उसके बाद वो हमको कहते हैं कि पुलिस वाले कि आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। कल भी मैंने उनको यही कहा और उस दिन मैं विद फैमिली था तब भी मैंने यही कहा। मेरी फैमिली है, मैं 24 घंटे इनके साथ बिना मास्क रहता हूं, बंद गाड़ी के अंदर है, और मैंने तो आज तक 1.5 साल में नहीं लगाया भैया। वो कहते हैं आपने क्यों नहीं लगाया? मैंने नहीं लगाया, मैं सरकार की खिलाफत में हूं। जब मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं सरकार के खिलाफ, उनके उन आदेशों के खिलाफ, तो मैं नहीं लगाऊंगा। जुर्माना लगेगा, जुर्माना नहीं दूंगा, गिरफ्तारी दूंगा, यहां बैठूंगा धरने पर, गाड़ी इंपाउंड कर सकते हो लेकिन मैं नहीं दूंगा, एक भी पैसा नहीं दूंगा। और उसके बाद उन्होंने मुझे जाने भी दिया। हम लोग विरोध ही नहीं कर रहे हैं, ये तो देख रहे हैं कि कितने लोग गुलाम मानसिकता के हैं जो 24 घंटे गले में, उन्होंने इधर नहीं लगाया हुआ, यहां लगा के रखते हैं, फिर भी वो कह रहे हैं लगाने में क्या हर्ज है। अरे हर्ज क्या, उसका फायदा क्या है? सिर्फ आप सरकार को यह बता रहे हो कि आप आंख बंद करके फॉलो करने वाले लोगों में से हो। मैंने वहां स्टेज से बोला पिंक धरने से कि भैया कम से कम इतना ही बोल दो कि गले में अगर हमने किसान आंदोलन के समर्थन का कुछ डाला हुआ है तो उससे कोई मास्क वगैरह नहीं पूछेगा। मैं ये कहता हूं सरकार के हर आदेश की अवहेलना करने का टाइम है। बड़ा असहयोग आंदोलन चलाने की जरूरत है, बहुत बड़ा। यानी कि आपको बिजली का, अगर ये लोग घरों में आकर के अभी मतलब कोई भी कंप्लेंट कर रहा है किसी के खिलाफ भी, और उसके बाद वो मतलब अभी मैंने रमेश पंघाल भाई हैं अपने तो शाम से, उनकी वीडियो देखी, इतना दर्द झलक रहा था और वो बता रहे थे कि उन तो शाम में जाकर के बिजली वालों ने उनके खेतों के अंदर जाकर के छापे मार मार के उनको चोर साबित करने पे लगे हुए हैं। जो किसान पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है उसको ये लोग चोर साबित करने पे लगे हुए हैं। उन बड़े उद्योगपतियों का सारा कर्जा माफ हो जाएगा और हम लोग अपने ही खेतों के लिए, अरे पूरे देश को अन्न उगा करके दे रहा है किसान, उस बिजली को वो सही कह रहे हैं, वो खा थोड़ी रहे हैं किसान, इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए बनाई थी तुम लोगों ने? ये लोगों के लिए ही तो बनाई होगी ना, और उन्हीं को नहीं आप मतलब इस्तेमाल करने दे रहे हो। खाने का भी पैसा देगा वो मतलब पानी का भी पैसा देगा, सीवरेज का भी पैसा दे रहा है। किस किस चीज का पैसा दे रहा है और बदले में क्या मिल रहा है?
बच्चों को पढ़ाना भी हमें खुद ही है, इलाज बीमार हो जाए तो उसका इलाज भी हमें ही करवाना है, उस सब कुछ हमें ही करवाना है। हमसे ही 250% टैक्स लेकर के आप मतलब पेट्रोल डीजल बेच रहे हो, और उसके बाद वहां पे इतना मतलब चिढ़ाता हुआ हर चौराहे पर तुमने फोटो खींचा हुआ है कि फ्री टीका लगाने के लिए मोगली का धन्यवाद। मतलब शर्म भी नहीं आती है, इतना हरामखोर आदमी है वो, और हम लोग इतने डरपोक हैं कि हम लोग उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। इतना ज्यादा वक्त नहीं है हम लोगों के पास। मैं आपको बता दूं, जितने स्पीड से अंतरराष्ट्रीय जो माफिया है, जो बिग फार्मा है, जो बिल गेट्स की गेट्स फाउंडेशन है, जो PHFI है, जो ये लोग मिलकर के जिस तरह से हम लोगों को गुलाम बनाना जिस स्पीड से चला हुआ है, वो इतना आसान नहीं होगा इनसे पार पाना। हम मतलब डॉक्टर तरुण कोठारी, डॉक्टर विश्वरूप चाय चौधरी, आप सबके सामने बता रहे हैं कि भैया हम लोगों ने हजारों लोगों को ठीक कर दिया बिना कोई दवाई दिए और बिना इनको क्वारंटाइन किए हुए। आपको नहीं समझ में आ रहा है? वो लोग हमें बता रहे हैं किस तरह से अभी जो 5G आ रहा है, अब हालांकि 5G के रेडिएशन से क्या होता है क्या नहीं होता है इसका कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन यह तय है कि 5G से रोबोटिक सिस्टम जो है वो कंट्रोल होने वाला है। अपने आप से चलने वाली कारें मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, इलाज करने वाले डॉक्टर अवेलेबल हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं वो सिलेबस बताने वाले रोबोट्स अवेलेबल हैं। ना इनको टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, ना इनको किसी ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ इंटरनेट से चलेगा, सब कुछ सेंट्रलाइज कंट्रोल्ड होगा। उनको किसी नौकर की जरूरत नहीं है। ये मार्केट यूं ही बर्बाद नहीं की गई है। 3.25 लाख एकड़ जमीन है अकेले बिल गेट्स के पास। पूरी दुनिया को अपने खेतों से खिला सकता है वो। अगर सारा खेत बंजर कर दे और सब कुछ बर्बाद कर दे तो अकेला खिला सकता है बंदा पूरी दुनिया को। आप समझिए क्यों अमेरिका से मंगवाया हुआ गेहूं यहां के किसान से खरीदने से सस्ता पड़ता है? क्योंकि वहां प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं है, और हमारे यहां पर प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी ज्यादा है। हमारे यहां जो चीज, जो टेक्नोलॉजी अब आई है, वो टेक्नोलॉजी 1990s में आ चुकी है। वहां पर हम लोगों को एहसास भी नहीं है कि किस तरीके से वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ। सारे इलाज पॉसिबल हैं रोबोट की मदद से। उनको नहीं किसी डॉक्टर की जरूरत, नहीं किसी इंजीनियर की जरूरत, सब कुछ उनके पास अवेलेबल है। और ये 5G लाने का मकसद ही ये है। ये नौकरियां वापस नहीं आने वाली हैं, किसी को नहीं मिलने वाली हैं। जो ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो नौकरियां निकाल के डंडा दे रहा है ना रोज की रोज पुलिस वालों को, और उनको इनका मकसद सिर्फ टीका लगा करके उन लोगों को बर्बाद करने का है। ये ट्रायल चल रहा है पूरी जनता के साथ। कुछ लोग मरेंगे, कुछ अपाहिज हो जाएंगे, कुछ हार्ट अटैक होगा, किसी को लकवा होगा, किसी को कुछ होगा, और जो लोग बचे रहेंगे उनकी नौकरियां छीन ली जाएंगी, राशन पानी मतलब आप समझिए। मैं देख रहा हूं लोगों के घरों के बाहर पाइपलाइन बिछी हुई है उसकी रसोई गैस की, और मुझे एक आदमी कह रहा है कि सिलेंडर नहीं मिलेगा। अगर आप अपने टीके का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे तो सिलेंडर नहीं मिलेगा। यहां तक कि कालाबाजारी, इतनी भी तानाशाही चल रही है, और हम लोग उनके साथ नहीं खड़े हैं। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। अरे घर से नहीं निकल सकते, कम से कम लिख लीजिए अपनी वॉल पर कि सरकार ये ज्यादती कर रही है। कम से कम इन लोगों को पता लगे कि लोग खिलाफत कर रहे हैं। हम लोग आज भी शर्माए हुए हैं, आज भी डरे हुए हैं, तो कल को जब अपने ही घरों के अंदर हम लोग आपस में लड़के मरने वाले हैं। आपको कम से कम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी अब आने वाले वक्त में, क्योंकि अगर नहीं बोले तो ये तय है कि हम लोग गुलाम होने जा रहे हैं। सब कुछ इंटरनेट बेस्ड है। आपके बैंक अकाउंट, आपका पैन, आपकी प्रॉपर्टी, आपका सब कुछ एक नंबर के साथ अटैच हो चुका है। उनको एक बटन क्लिक करना है और आप सब जाम। जिस दिन ये बैंक कोलैप्स होंगे आपका सारा पैसा लुट जाएगा और आप कहीं के नहीं रहोगे। वो प्रॉपर्टीज इनको एक बार बटन दबाना है और सीज करनी है, क्योंकि वो ये मान चुके हैं कि इस देश के अंदर गुलाम रहते हैं। जो 1947 से पहले की गुलाम मानसिकता वाले लोग आज भी जिंदा हैं। उन्होंने अपनी औलादों को सिर्फ गुलाम रहना ही सिखाया है, आजादी से सोच सिखाई ही नहीं, क्योंकि हमारी पेरेंटिंग में ही शामिल नहीं है। हमारी परवरिश के अंदर ही गुलामी है कि बच्चा अपने बाप
के विचारों से असहमत हो तो वो सवाल नहीं उठा सकता, वो अपने टीचर से सहमत नहीं है तो वो सवाल नहीं उठा सकता। हमारी हमारी परवरिश और हमारी एजुकेशन के अंदर गुलामी है। हम लोगों ने अपनी औलादों को तैयार किया हुआ है गुलाम रहने के लिए, कि सरकार कह रही है, पुलिस कह रही है तो वो करना ही है, चाहे वो आपके भले में हो, चाहे वो आपके बुरे में हो, चाहे आपका सत्यानाश क्यों ना हो रहा हो। ये मत सोचिए कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे किसान बैठे हुए तो आपको जरूरत नहीं है वहां जाने की। ये मत सोचिए कि आदमी बोल रहा है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। आप मैक्सिमम लोगों तक आप अपनी बातों को पहुंचाइए, आप बताइए अपने डर को, अपनी उन बातों को जो मुझे लग रहा है, जो मुझे दिख रहा है। पता नहीं आपको क्यों नहीं दिख रहा। मैं जब स्कूल में टीचर था, सरकारी स्कूल में टीचर था, तो मैं अपने साथ के टीचर्स को यह कहा करता था कि भैया हम बच्चों के लिए तो आवाज उठा ही नहीं रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर मान लो कल को ये प्राइवेट स्कूलों को एडमिशन देने लग गए तो उस वक्त वो मुझे कहते थे कि क्या बात करते हो, प्राइवेट को क्यों देंगे ये। तब मैं ये कहता था कि क्योंकि इनको यहां पर महंगा पड़ता है, प्राइवेट स्कूल को अगर ये खर्चा दे देंगे उनकी फीस का तो सस्ता पड़ेगा। और आज वो हुआ 134 से बाद में आया। मुझे ये दिख गया कि वहां नौकरी करने वाला गुलाम ही करेगा, और गुलाम जो है वो शिक्षक तो नहीं हो सकता। मेरा यह मानना है कि टीचर क्रांतिकारी होना चाहिए। मेरा यह मानना है कि टीचर एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो समाज को राह दिखाए, जो उनको आजाद रहना सिखाए, जो बताए कि गलत क्या है और सही क्या है। हमारे आज के टीचर्स ही इतने डरपोक हैं कि वही आवाज नहीं उठा रहे हैं। उनके स्कूल बंद पड़े हैं, सरकार उनको अपने नाम करने पे तुली हुई है, सरकार उनको बेचने पे तुली हुई है, और वो टीचर्स कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। कितनी भयानक स्थिति है, आप समझ नहीं रहे हैं। आपका एक डिपार्टमेंट तो ऐसा हो जो ठीक से चल रहा हो। हर डिपार्टमेंट के हर कर्मचारी के ऊपर डबल लोड है, हर डिपार्टमेंट के हर कर्मचारी पे डबल लोड है, लेकिन हम चुप हैं। सारी मार्केट खत्म है क्योंकि मार्केट एसोसिएशन के प्रधान बीजेपी से हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पे कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उनके प्रधान बीजेपी से हैं, और वो बीजेपी से इसलिए उनको, उनके बच्चों की भी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं जो बीजेपी से हैं। बच्चे वो भी नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी इतनी औकात नहीं है, उनको इतनी समझ ही नहीं है कि वो समाज के लिए बोल ले। क्योंकि बीजेपी और संघ में कौन आदमी जाते हैं? जो समाज के तिरस्कृत लोग थे, वो लोग यहां जाकर के गए थे, वहां उनको इज्जत मिल गई, अब वो वहां अब राज कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो राज कर रहे हैं, कर तो वो भी गुलाम ही रहे हैं। राज तो आज दो ही आदमी कर रहे हैं, एक वो नरभक्षी और एक वो तड़ीपार। बाकी सब तो गुलामी कर रहे हैं, और हम लोग गुलाम होने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है। आप को मैं आने वाले मैं लिखता रहता हूं, वो जो शेयर करता हूं उसका मकसद कहीं उसके डेप्थ में कहीं कुछ चालबाजी हो, वो आपको बताना होता है। और आप मेरी वॉल पर नीचे जाएंगे, आपको वो चीजें मिल जाएंगी कि कैसे मतलब मौसम कंट्रोल हो रहा है, किस तरह से क्लाइमेट लॉकडाउन आने वाला है, किस तरह से इकोनॉमिक लॉकडाउन आने वाला है, किस तरह से सोशल लॉकडाउन तो ऑलरेडी चल ही रहा है हमारे देश के अंदर। ये किसान अगर बिना जीते उठ गए, जिसकी ये तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह से गांव के अंदर जातियों का झगड़ा करवा करके, आज मेरे पास एक ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप आया कि फलाने गांव के अंदर शमशान घाट में वो लोग नहीं करने दे रहे हैं, हम भी किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे, जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं सारे भागाओ वहां से। वो तो वहां उन लोगों ने उनकी बताया कि तुम लोग इस नफरत भरी राजनीति के ही खिलाड़ी हो, हमें पता है, और वो चली नहीं उनकी। लेकिन ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं हर झगड़े को, हर बात को जातीय रंग देने का। किसी भी तरह से कोई भी गलत काम, मतलब देश के अंदर लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नहीं ले रहा है, लेकिन अगर किसान आंदोलन में या उसके आसपास कुछ हो जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसानों की है। ये कमाल की बात हो रही है, और हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये उससे भी कमाल की बात है। देखो, वो दिन नहीं रहे कि आपके बच्चे को इस देश के अंदर जगह नहीं मिलेगी तो आप उसे विदेश भेज देंगे। विदेशों में भी यही हाल है, बर्बादी वहां भी इससे भी स्पीड से चल रही है, क्योंकि जो लोग कंट्रोल करने की कोशिश में हैं उन लोगों को बर्बाद, वो लोग सिर्फ लोगों को बर्बाद करके ही राज कर सकते हैं। शहरों पे राज करना आज भी बहुत आसान है, गांव अंग्रेजों के टाइम भी गुलाम नहीं थे। आज ये मौका है कि गांव मीटिंग्स करें, बैठें
और चर्चा करें, सरकार के किसी नुमाइंदे को गांव में नहीं घुसने देंगे। ये एक फरमान जारी कर दिया जाए कि कोई आदेश का पालन नहीं होगा, असहयोग आंदोलन होगा और हम लोग लड़ेंगे और किसानों के साथ दूसरे जो लोग हैं जो नहीं आ पाए हैं, जिनको ये लगता है कि किसान आंदोलन सिर्फ किसानों के लिए है, उनको ये बताइए कि ये उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये जीतना बहुत जरूरी है। मास्क के खिलाफ जीतना बहुत जरूरी है। इस टीके के खिलाफ जीतना बहुत जरूरी है। आपकी आने वाली पीढ़ियों को अगर नपुंसक होने से बचाना है, अगर उनको बीमार होकर के मरते हुए देखने से बचाना है। आपने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से शायद आपने अखबार पढ़ते होंगे, क्योंकि मेरे पास तो खबर आई दूसरे एंगल से है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तीसरी डोज लगानी पड़ेगी, ये खबर आ चुकी है ऑलरेडी। इसके बाद बूस्टर्स लगवाने पड़ेंगे, ये खबर आ चुकी है ऑलरेडी, मेरी वॉल पर नीचे आपको मिल जाएगी। क्यों लगाने पड़ेंगे आप सोचिए? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम खत्म होने वाला है, वो 5G से कंट्रोल होने वाला है। आपको जैसे कहा जाएगा आप वो नहीं करोगे तो आप वहीं से कंट्रोल किए जा सकते हो, क्योंकि आपकी गैस सरकार के हाथ में है, या प्राइवेट कंपनी कह लो, पेट्रोल डीजल भी सरकार के हाथ में है, राशन बचा है सिर्फ सरकार के हाथ में जाने से, वो ये किसानों के कानून कर रहे हैं ये काम। जैसे ही खाना काबू में हुआ वैसे ही सब खत्म। फिर पानी भी सरकार के पास बटन है कि वो बटन दबाएंगे तो पानी आएगा गांव में, वो बटन नहीं दबाएंगे तो नहीं आएगा। बिजली भी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है। स्कूल और सिस्टम और हेल्थ का तो खेल ही छोड़ दीजिए। तो आपके बच्चों को क्या मिल रहा है? आपको नहीं दिखाई दे रहा? बर्बादी, बर्बादी और बर्बादी के अलावा अगर आपके बच्चों को कुछ हो रहा हो, कुछ मिल रहा हो तो हमें बताइए। और अगर आप सोचते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ हासिल कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं वहां भी आपके हिस्से में सिर्फ बर्बादी ही आ रही है। मैं नहीं समझता कि हमने लगभग हर मुद्दे पर बोल करके हर जगह हर टाइम बताया है, पर क्योंकि बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि इनको समझने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। आज से साल पहले जब मैं बताया करता था तो भी हंसी लगती थी। 2014-15 में जब नोटबंदी हुई, मैंने कहा ये आने वाले वक्त में देश की इकोनॉमी को जानबूझकर बर्बाद करने का प्लान है। लोग कहते थे कि तू तो देशद्रोही है, तू तो मोदी का विरोधी है। अरे भैया, मेरा कुछ क्या बिगाड़ा है उसने बंदे ने यार? मेरा कुछ पर्सनली थोड़ा लेके बैठा, लेकिन मैं तो अपने बच्चे को देख रहा हूं ना। सरकारी कर्मचारियों को खुलकर आना होगा सामने, और कोई रास्ता नहीं बचा है। जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले तो गुलाम हैं, उनको तो ट्रेनिंग में ही गुलामी की ट्रेनिंग दी जाती है, वो तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। बाकी सेना आ रही है। हाँ, एक और चीज आपको बताना भूल गया, जैसे बैकडोर एंट्री IAS ऑफिसर की थी ना, वैसे ही बैकडोर एंट्री करी है आर्मी के अंदर। शायद आपको 1 साल पहले की वो खबर याद नहीं होगी, या गूगल सर्च कर लीजिएगा। आर्मी के अंदर वॉलंटियर्स मांगे हैं। मोगली जी ने आर्मी में वॉलंटियर्स मांगे थे कि कोई अगर 3 साल के लिए सेना में भर्ती होना चाहे वॉलंटियरली बिना तनख्वाह के, तो हम रोटी रोटी में आपको हथियार चलाना सिखाएंगे, आपको इस सेना की ट्रेनिंग देंगे। वो अब होने वाला है, क्योंकि 2024 के अंदर चुनाव हैं। चुनाव लोगों को मालूम है कि इसको लठ लगने वाले हैं। साहेब ने अपना अंडरग्राउंड जो बंकर बना लिए हैं, जिसको ये बना रहा है सेंट्रल विस्टा के नाम पर। आर्मी के अंदर भर्ती कर रहा है उन लोगों को जिनके ऊपर ऑलरेडी दंगेबाज होने का सर्टिफिकेट है, जो इनके सपोर्टिंग जो ये वाहिनी पाहिनी और वो दल बना रखे हैं, जो ये सारे गुंडों के दल हैं, सबको पता है। कोई नाम के पीछे सेना लगा रहा है, कोई दल लगा रहा है। उन लोगों को अब आर्मी में भर्ती करेंगे, उनके हाथों में बंदूक देंगे और आपकी औलादों को और आपको गोली मारेंगे। और ये अब बता रहा हूं, अगर अभी खिलाफत नहीं करी, अगर अभी सड़कों पर नहीं उतरे, तो आप साल के अंदर देख लीजिएगा फिर क्या हाल होने वाला है। ये नौकरियां जाएंगी, ये आज नहीं 4 साल पहले बोले थे हम। ये सब बर्बाद होंगे। किसानी को क्यों बर्बाद किया जा रहा है, हम लोगों को किस तरह से सत्यानाश किया जा रहा है प्लान्ड तरीके से, ये बोलते आ रहे हैं हम लोग लगातार। पर चूंकि लोगों को लगा, मैं 2018 में लोगों को जगाने चला अपने गांव के आसपास,
वहां के लोगों ने बोला ये तो चुनाव लड़ेगा 19 में। भैया हम नहीं लड़ेंगे, लो हम नहीं आएंगे, हम किसी और गांव में जाके जगह लेंगे लोगों को। क्या चुनाव लड़ना ही एकमात्र मकसद हो गया क्या जिंदगी का? मतलब बोलने का मतलब ये हो गया क्या सिंपली? अरे हम आपको ये भी तो बता सकते हैं ना कि क्या सही है क्या गलत, और उसके बाद डिसीजन लेके आप अपने आसपास के लोगों को, अच्छे लोगों को चुन लीजिए ना। लेकिन एनी हाउ जो भी है, मैं ये समझता हूं कि आप लोगों, बाकी लोगों तक पहुंचानी चाहिए ये बात। आप अपने लोगों को बोलिए कि इसको सुनिए, बताइए लोगों को, अपने लोगों को समझाइए, जितना हो सके किसानों के साथ आइए, जितना हो सके इस लड़ाई को मजबूत कीजिए। अपने डीसी को चिट्ठी लिखिए, अपनी सरकारों को लिखिए कि हमें मालूम है कि गलती हो रही है। आप उन सरकारों को बोलिए ना कि हमें मालूम है कि तुम गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है। आप बोलेंगे तो उनको पता लगेगा, तो ये थोड़ा डिले हो जाएगा, और 20-30 साल डिले हो जाएगा ये गुलामी वाला तंत्र। तब तक हम लोग अपने आसपास के अच्छे लोगों को चुन लेंगे हमारे लिए बोलने के लिए, कोई पॉलिसी बनाने के लिए। ये तो आज का थोड़ी चल रहा है, ये तो सोनिया गांधी 1996 में पीएचएफआई को लेकर के आया था, जिसने PPP का मॉडल एंटर किया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसका मकसद हमारे देश की इकोनॉमी को खोखला करना था। किस तरह से प्राइवेट कंपनियों को पैसा दिया गया सरकार के तंत्रों में घुसा करके, ये वो प्लान था पूरा का पूरा। कहीं आप ये सोच रहे हो जिस तरह से राहुल गांधी इस टीके लगाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं, वो जो बड़े चोर हैं उनकी नजरों में आने के लिए, ये मत समझिएगा कि ये राहुल गांधी कोई मतलब, राहुल गांधी की मां ने तो सारा सत्यानाश किया हुआ है। शुरुआत ही उन लोगों ने की हुई है हमारे लोगों को गुलाम करने के लिए। आप जब तक अपनी आजादी को बचाने के लिए बाहर नहीं निकलेंगे घर से, तब तक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी जिंदगी स्टेक पर है, आपके बच्चों की जिंदगी स्टेक पर है, आपकी आजादी स्टेक पर है। इसीलिए आपको निकलना पड़ेगा। हर जीव जंतु अपनी औलादों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है। मैं अपने बच्चे को अच्छा समाज देने के लिए समाज के अंदर हूं, और मैं उस कोशिश में लगातार लगा हुआ हूं। अगर आपको ये लगता है कि मैं सरकार के खिलाफ बोल के बकवास कर रहा हूं, तो बेशक आप मेरा साथ मत दीजिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपकी भी औलादों के लिए बोल रहा हूं, तो और आगे बोलिए, लोगों को बताइए, सरकारों को चिट्ठियां लिखिए और कहिए कि हमें मालूम है आप ये षड्यंत्र रच रहे हैं। और जो लोग इसमें डीसी भी कम नहीं है, संघियों के गुलाम है। हाँ हैं गुलाम, लेकिन उनको जो आप चिट्ठी लिखोगे उनको वो सरकारों को पहुंचानी पड़ती हैं, और वो सरकारों को पहुंचानी पड़ती हैं तो इसलिए सरकार उनको ये देखती है। सरकार को ये मालूम होता है कि समाज में अगर 100 आदमियों को मालूम है आपकी सच्चाई, तो लिखने की हिम्मत एक ही आदमी लगवा पाएगा। आप लोगों टीके के खिलाफ विरोध में खड़े होइए, गांव में घुसने मत दीजिए इन गंदे लोगों को। और मैं सोच रहा था कि बहुत मतलब ये थोड़ा सा मौसम जो है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं ऐसा ना हो कि गर्मी में सड़क पर ही पड़े रहें हम लोग झुलस के। और साइकिल पे निकलने का प्लान था। साइकिल पे निकलने का प्लान सिर्फ इसलिए है कि ज़्यादा लोगों से बात हो सकेगी, पर अब मुझे नहीं लगता कि साइकिल पे निकलना वाइज होगा। ये लोग उड़ा भी सकते हैं अपने को, तो वैसे ही पंगा ले लिया। चौटाला साहब वाले केस में भी वो याचिका दायर करके चौटाला साहब वालों से भी पंगा ले लिया। अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो गलत लगता है हम उनसे पंगे ले लेते हैं, और फिर लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या लगता है। लेकिन आप अपने गांव में भी सभा कर सकते हैं, 15-20 लोगों को, 50 लोगों को, 30 लोगों को, चाहे किसी को भी इकट्ठा कीजिए, हम बताने के लिए आएंगे, उनको पूरा खेल समझाने के लिए आएंगे। आप शहर में रहते हैं तो अपनी कॉलोनी में, अपनी आसपास के लोगों को बोलिए, हम 24 घंटे इसी काम पर हैं। आप इसमें प्रयास जारी रखिए, लोग जागेंगे, लोग बोलेंगे, तो यकीनन हम लोग फिर से दोबारा से इस लड़ाई को जीतेंगे। और सर्वाइवल की लड़ाइयाँ कॉन्टिन्यूसली हमें लड़नी ही होती हैं। और रमेश भाई बोल रहे हैं कि आपकी सच्चाई का रास्ता जेल तो नहीं। हमारा तो जेल ही होना है भैया, या जेल होना या कब्र होना है, और तो क्या करेंगे हम लोग। हम जैसे लोगों को तो आखिर तक गालियाँ ही खानी होती हैं, वरना बहुत आसान है सरकार की गोद में बैठ करके और ऐश करना, बहुत आसान है। हमारा एक भाई आजकल ओएसडी बना भी हुआ है, मतलब उससे पूछा तो वो कहता है हमें तो खट्टर साहब की सेवा करनी है, पर्सनल सेवा, पता नहीं किसको कहता है वो।
वैक्सीन ड्राइव बंद करवानी है जल्द से जल्द। हाँ रॉबिन भाई, बहुत जल्दी ज़रूरत है, इस ड्राइव को बंद करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ये वेव तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, पांचवी के बाद छठी, जैसे आप देखिए एक तबके का जो आदमी खिलाफत करेगा ना, ये समझ लीजिए उससे वाहियात गंदा आदमी राजनीति में नहीं हो सकता। या जो एक तबके का समर्थन करेगा, वो चाहे किसी एक गांव के लिए बोले, चाहे वो किसी एक तबके के लिए बोले, चाहे वो अपनी जात के लिए बोले, चाहे वो अपने धर्म के लिए बोले। क्योंकि अगर करना होगा, देखिए अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो सबके भले में ही आपकी भलाई है, और अगर आप किसी एक भी बंदे का बुरा करना चाहते हो तो इसका मतलब फिर वो समाज का सबसे गंदा आदमी है, अगर वो किसी की भी खिलाफत कर रहा है। तबके की, सरकार के खिलाफत करना, गलत की खिलाफत करना, अब गलत क्या है? गलती अब सरकार जो कर रही है हम लोगों के साथ, वो जाति कर रही है। हमें कर्मचारियों का भी साथ देना होगा, हमें हर कर्मचारी का आप देखिए बैंकों के अंदर वर्कलोड बढ़ा हुआ है, क्लरिकल में वर्कलोड बढ़ा हुआ है, अस्पतालों में डॉक्टर्स के ऊपर बढ़ा हुआ है, स्कूलों के अंदर टीचर्स के ऊपर बढ़ा हुआ है। एक भी डिपार्टमेंट, रेलवे हो, चाहे डाकखाना हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट को बर्बाद करने के लिए जो कर्मचारी रिटायर हो गए उनकी जगह दूसरे कर्मचारी नहीं लाए गए, और उनका वर्कलोड उनके ऊपर लाद दिया गया। और ये हालात आज से नहीं, पिछले 7 सालों से कॉन्टिन्यूअसली है, और ऊपर से बेचने की तैयारी चल रही है। तो इसलिए मुद्दों का विरोध कर सकते हैं हम लोग, हम किसी एक ऐसे इंसान का विरोध करने में कोई बुराई नहीं है जो ऑलरेडी हमारे ऊपर राज कर रहा है, और जिसको जो स्टेक होल्डर है। खट्टर हमारे लिए नीतियां बनाने के लिए बिठाया गया था, लेकिन वो तो बर्बाद कर रहा है, उसके सारे मंत्री बर्बादी के रास्ते पर हैं। तो हमें उनका विरोध करना होगा, हमें वो जताना भी होगा, हमें बताना होगा कि लोग आपको समझ रहे हैं, ये वेव कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब तो समझ आ ही रहा है ना, तो कम से कम ये जो मास्क वाला ड्रामा है इसी की खिलाफत कर लीजिए। कम से कम जो ये टीके लगाने वाला है अपने गांव में मत घुसने दीजिए किसी को। जो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो ड्रामा चल रहा है इसकी खिलाफत थोड़ा बड़े लेवल पे कर लीजिए। और खिलाफत नहीं करेंगे तो इनको लगेगा अपना देश आज भी गुलाम होने में सबसे आखिर में आएगा, अगर हम लोग बोलने लग जाएंगे तो। क्योंकि जनता बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा हैं, और आज किसान आंदोलन रोज पोल खोल रहा है इनकी फर्जी बीमारी की। अभी तक तो आ चुकी होती तीसरी वेव, ये तो आई ही इसलिए नहीं क्योंकि किसान बैठे हुए हैं वहां पर। ये लोग जाल बिछा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ये साबित करने कि इस वेव आने में किसानों का बड़ा रोल है। लेकिन किसान रोज की रोज इसकी पोल खोल रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जोर शोर से किसानों का भी साथ देंगे, अपने आसपास के लोगों को भी साथ देंगे। मैंने जो आपको बताया कि हम गांव में आकर के जगाएंगे, तो हम साथ में हम ये भी बताएंगे कि आत्मनिर्भर जो गांव है वो कैसे बनेगा, ताकि हमें सरकारों की जरूरत ना हो, हम लोग अपने 5G अपने गांव में बना सकें, ताकि हम अपना खाने का, अपने पानी का, अपने रसोई का कंट्रोल कहीं ना दें। पैसा आप बैंकों से निकलवा लीजिए जितना जल्दी हो, वरना बैंक क्लैश होने वाले हैं। डिजिटल जो एक मतलब करेंसी आने वाली है, डिजिटल करेंसी जिसको बोले हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, और वो तभी पॉसिबल है जब देश बर्बाद हो, जब इकोनॉमी बर्बाद हो, जब पूरे के पूरे बैंक जो हैं वो क्लैश कर जाएं। इसीलिए आपका पैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ करने में इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए आपकी नौकरियां खत्म करी गई हैं, इसीलिए ये जो हाईवेज के ऊपर जो इन्होंने कानून बनाए हैं कि छोटे ढाबे बर्बाद हो जाएं, उसको पूरी तरह से बंद करने का जो ऐलान किया है वो इसीलिए करा है। वो कानून इसीलिए लाए गए हैं कि छोटा जो आदमी है, छोटा इन द सेंस छोटा जो व्यापारी है, छोटा जो जमींदार है, छोटा किसान है, छोटा दुकानदार है, छोटा जिसके पास थोड़ा पैसा है, वो टोटली बर्बाद होकर के उसी लाइन में खड़ा हो जाए जिसमें वो 85 करोड़ लोग बैठे हैं 5 किलो अनाज और 5 किलो दाल के लिए भीख मांगते हुए नजर आए। आपका खाना, आपका पानी, आपका राशन, आपकी रसोई गैस अगर इनके हाथों में होगी तो आप किसके सहारे जिएंगे? ये समझाने की जरूरत है क्या किसी को? ये तो सिंपल
सिंपल कैलकुलेशन है कि जो आपकी रोटी को कंट्रोल करेगा वही आपको कंट्रोल करेगा। आज आपका डीडीओ वही तो कंट्रोल करता है आपको, जो आपको तनख्वाह दे रहा है। जो नहीं दे रहा है उसका क्या बस चलेगा अपने ऊपर। तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अगर आपको इस बर्बादी की कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही है, 24 का इंतजार मत कीजिए, 24 नहीं आने वाली है। 24 तक तो सेना के हाथ में होगा पूरा देश। आसाम में आ चुका है, उसकी खिलाफत कीजिए, उसके खिलाफ में बोलिए कि तुम सेना को ला करके लोगों को जबरदस्ती टीके लगा रहे हो, क्योंकि उन लोगों को वैसे ही उस पता नहीं किस के यहाँ तो नक्सली रहते हैं, यहाँ तो उसके नाम पर उनको वैसे अलग थलग कर दिया गया है। ऐसे ही तम जब पश्चिमी बंगाल में करेंगे तो वहाँ रोहिंग्या आ जाएगा। फिर यूपी के अंदर जब ड्रामा चलेगा तो यहाँ तो धर्म जात चल ही रहा है पिछले कुछ दिनों से। वहाँ तो इन इलेक्शन से पहले भी और आने वाले 2022 के चुनाव से पहले भी आतंकी भी आ जाएंगे। फिर टेलीविजन को पूरा ब्लैकआउट क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग, समझ में नहीं आ रहा। मुहिम चलाने की जरूरत है, एक एक घर को यह समझाने की जरूरत है कि अगर अपने बच्चों की जिंदगियों को चाहते हो कि आने वाले वक्त में वो आजाद भारत में सांस लें, तो टेलीविजन का, मीडिया के हर स्रोत का बहिष्कार किया जाए टोटली, और एक अपने लोगों के थ्रू ही समझा जाए बस कि हो क्या रहा है। क्योंकि ये लोग आपको टोटली बर्बाद करने के रास्ते पर हैं, और जितना जल्दी आप इसको समझ जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। अभी अगर किसी ने कुछ बोला है तो मैं उनके कुछ जवाब दे देता हूं, अगर किसी के सवाल हैं तो, और अदरवाइज़ फिर मैं तो जो कहना था आज के लिए तो मैंने कह दिया। लेकिन किसानों के साथ खड़े होइए, गांव के अंदर पूरे गांव के गांव खड़े होकर के लोगों को जगाइए और इकट्ठे हो जाइए। सरकार के अमला अगर गांव में आता है कोई छापा मारने, कोई बिजली का छापा मारने, तो उसके खिलाफ खड़े हो जाइए लठ लेकर के कि किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, और सरकार के हर आदेश की अवहेलना करने का वक्त है। अब सिर्फ और सिर्फ असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन का टाइम है। अभी कुछ बातें हैं जो बाकी के जवाब मैं दे ही चुका हूँ लगभग। बाकी आप सभी लोग साथ हैं, जो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी, ये सिर्फ और सिर्फ इस कुछ ही चुनिंदा लोगों के ढाबे और होटल खोले रखने हैं। बिल्कुल ठीक है। आप बोलिए, लिखिए और सरकार को बताइए कि आप इस चाल को समझ रहे हैं। इतना ही बहुत है इनके फैसले डिले कराने के लिए। और किसानों के साथ कंटिन्यूअसली जुड़े रहिए। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या है? अगर आपके पास लिखने की कला है तो उसमें मदद कर सकते हैं, कंप्यूटर की कला है तो उसमें मदद कर सकते हैं। जैसे भी हो, इकट्ठे होकर के सरकारों से अपनी आज़ादी वापस छीनने का वक्त है। यही दौर है, आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं। आने वाले वक्त में आज़ादी की सांस के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।